नमस्कार, मैं हूं प्रभु चावला। प्रभु वाणी के इस विशेष कार्यक्रम में आज के हमारे मेहमान हैं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका छत्तीसगढ़ जवान हो गया, 25 साल का होने वाला है। जी। तो जवान के लोगों को काम करने की बहुत आदत होती है। जी तो आपने कोई विशेष कार्यक्रम कर रहे हैं कि आपका जवान छत्तीसगढ़ बहुत तेजी से आगे बढ़े, कोई ऐसी योजना बना रखी हैं? हालांकि हमारा आपका नारा जो है वो ये है कि छत्तीसगढ़ के में बढ़ते कदम, योजनाओं में है बहुत दम। जी कौन सी योजना में दम है आपकी? देखिए, हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण को 25 वर्ष हो गए हैं और हम लोग रजत जयंती वर्ष मना रहे हैं। 15 अगस्त को इसका आह्वान हो गया है और आगे 25 महीने फरवरी 2026 तक ये रजत जयंती समारोह चलेगा। और हम पहले तो छत्तीसगढ़ के निर्माता, भारत रत्न और देश के पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी को नमन करेंगे। इस अवसर पर पूरे छत्तीसगढ़ की जनता की तरफ से उन्होंने छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण करके हम लोग को दिया और तब से काफ़ी विकास छत्तीसगढ़ में हुए हैं। कहे कि मैं लंबे समय से जनसेवा में हूँ, तो 1 नवंबर 2000 के पहले का छत्तीसगढ़ भी मैं जानता हूँ और आज 2000 के पश्चात 2025 तक 25 वर्षों में जो विकास हुआ है वो भी मेरे ज़हन में है। हम सबसे पहले तो ये कहना चाहेंगे कि 2000 के पहले जब छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण हुआ था, मतलब नहीं हुआ था, अविभाजित मध्य प्रदेश में थे, तो यहाँ पर भूखमरी होती थी, लोग भूख से मरते थे, बच्चे उपवास होते थे। लेकिन छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण के बाद 2004 में जब 2003 में जब पहला विधानसभा का चुनाव हुआ और छत्तीसगढ़ की जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिला, सरकार बनी और डॉक्टर रमन सिंह मुख्यमंत्री बने, तो सस्ते अनाज देने का काम यहाँ पर शुरू किए। चावल बाबा बन गए। हाँ, और उसके कारण वो चावल वाले बाबा के नाम से विख्यात भी हुए और आज 1 रुपया किलो में लोगों को अनाज मिल रहा है। तो आज भूखमरी नहीं है, सड़क, बिजली, पानी, हर क्षेत्र में विकास हुआ। और बाद में माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत किए, जिसके माध्यम से हमारा गांव डामर रोड से जुड़ गया। चारों तरफ प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का जाल बिछा, जिससे हर तरह का विकास गांव तक पहुंचा। घर में बिजली पहुंचने लगी, पानी पहुंचने लगा, शिक्षा की। मुख्यमंत्री, आपका ये तो बड़प्पन है कि आप पिछले लोगों की तारीफ कर रहे हैं। आप 1.5 साल से मुख्यमंत्री हैं, आपने भी तो बहुत कुछ किया है ना। आपने ऐसी कौन सी अचीवमेंट हैं जो आप हमारे श्रोताओं को बताना चाहेंगे कि आपके 1.5 साल के अंदर की इनकम कम से कम 1,62,000 है आपके पर कैपिटा इनकम, 1,62,000, जो काफ़ी ऊंची हो गई है 1 साल के अंदर। जी। तो ये सब आपने क्या किया है? ऐसा कुछ नहीं, हम लोग को सरकार में आए हुए करीब 19 महीने हो गए हैं और सबसे पहले तो हम उपलब्धि मानेंगे कि 2023 के पहले जो यहाँ पर सत्तारूढ़ थी पार्टी, एक तरह से जनता का विश्वास खो चुकी थी और भ्रष्टाचार और अत्याचार 5 सालों तक चरम पर रहा। तो हम लोग सरकार में आए तो सबसे पहले तो जनता का विश्वास जीतने का काम किए और 2023 के विधानसभा के चुनाव में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वयं आकर छत्तीसगढ़ की जनता से जो वादा किए थे, जिसको मोदी की गारंटी का नाम हम लोगों ने दिया था, तो मोदी की गारंटी के अधिकांश काम पूरे हुए। पिछली सरकार में 18 लाख लोग प्रधानमंत्री आवास से वंचित हो गए थे। हम लोग सरकार में आने के अगले ही दिन पहली कैबिनेट में 18 लाख प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति कैबिनेट में दिए और आज मुझे बताते हुए गौरव होता है, किसानों से भी वादा किए थे कि हम प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान खरीदेंगे, वो भी 2 साल से खरीद रहे हैं। 3100 रुपया प्रति क्विंटल धान का कीमत देंगे, वो भी दे रहे हैं।
धान खरीदी बंद होने के एक सप्ताह के भीतर जो अंतर की राशि है वो किसानों के खाते में भेज देते हैं। 2 साल का बकाया बोनस था 13 लाख किसानों का, जिसको किसान भूल गए थे। सरकार में आने के 15 दिन के अंदर 13 दिसंबर को सरकार में हम लोग आए और 25 दिसंबर को 3716 करोड़ रुपया 13 लाख किसानों का 2 साल का बकाया बोनस उनके खातों में भेजने का काम किए। आज महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त करने के लिए 70 लाख से ज़्यादा माता बहनों को जो विवाहित हैं उनको प्रति महीना 1000 रुपया महतारी बंधन योजना का भेजते हैं। हमारा जो बस्तर और सरगुजा संभाग जहाँ जनजातीय बाहुल्य है वहाँ पर तेंदुपत्ता भी उनका आजीविका का एक मुख्य साधन है। करीब 12.5-13 लाख लोग तेंदुपत्ता से जुड़े हैं। तो तेंदुपत्ता का कीमत भी 4000 से बढ़ा के 5500 प्रति मानक बोरा किए हैं और उनका बोनस भी देते हैं। चरण पादुका योजना भी मैं आपको टोकूंगा, जिस तरह से आंकड़े आप बता रहे हैं जी, क्योंकि आपकी छवि तो ऐसे कि लो प्रोफाइल हैं आप जी, अपने आराम से काम करते रहते हैं, पर जिस तरह से आप आंकड़े बताते जा रहे हैं, क्या कोई क्योंकि आप सबसे यंगेस्ट एमएलए भी रहे, यहाँ पर 4 बार आप लोकसभा के सदस्य भी रहे, केंद्र में भी मंत्री भी रहे, उसका जो आपने वहाँ पर अध्ययन किया था उसका कोई काम आया यहाँ पर? जिस तरह से आप बात कर रहे हैं 1.5 साल के अंदर आपने ये सब कुछ कर दिया, तो वो एक्सपीरियंस कहीं काम आया आपको? कैसे किया आप? जी बिल्कुल। मध्य प्रदेश विधानसभा में मैं मतलब यंगेस्ट एमएलए के रूप में था जी, और 2 बार अविभाजित मध्य प्रदेश में विधायक था और 1999 से लेकर 2019 तक लगातार 20 वर्षों तक रायगढ़ संसदीय क्षेत्र की जनता ने हमको सांसद बनाकर भेजा और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रथम कार्यकाल में आप मंत्री राज्य मंत्री के रूप में काम करने का भी हमको अवसर मिला। तो इस सबका भी आज मुख्यमंत्री के नाते काम करने में बड़ा उसका भी हमको लाभ हो रहा है, उस अनुभव का लाभ हो रहा है। एमएलए से मुख्यमंत्री से बनने की जो कहानी है उसका एक्सपीरियंस का आप प्रयोग कर रहे हैं अपना? जी हाँ, उसे जो आप लोगों से मिलते रहते हैं उससे बात कर, पर आपकी कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। आप बड़े गरीब घर से आते हैं, जैसे प्रधानमंत्री हमारे भी बड़े गरीब घर से आते हैं। आपने गांव से लेकर के पंच से लेकर के मुख्यमंत्री तक की यात्रा में आपकी ऐसी कोई अनुभव हैं कि कैसे पहुँचे यहाँ तक? देखिए एक छोटा सा गांव है हमारा बगिया, अब करीब 2,500-3 हज़ार आबादी का गांव हो गया होगा। और जब हम मात्र 10 साल के थे तो पिताजी का निधन हो गया था, हमारे सर से पिताजी का साया उठ गया था और हम परिवार में 4 भाइयों में सबसे बड़े थे और हमारा छोटा भाई तो मात्र 2 महीने का था जब पिताजी का निधन हो गया था। तो माताजी घर में थी, दादी माँ थी, तो भाइयों में बड़ा होने के नाते पूरी जिम्मेदारी हम पर थी। तो हमने पढ़ाई भी की, खेती बाड़ी भी संभाली और अपना जो रिश्तेदारी उसको भी निभाया और कभी हम सोचे नहीं थे कि इस मुकाम पर भी हमको आके काम करना पड़ा। लेकिन हम पढ़ाई पूरी करके उस साल पंचायत का चुनाव संयोग से चल रहा था तो गांव वालों ने हमको पंच बना दिया। 5 साल पंच के रूप में काम किए। फिर अगला जब पंचायत का चुनाव आया तो निर्विरोध सरपंच बना दिए। फिर 6 महीने में जब विधानसभा का चुनाव आया तो भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी तबकरा विधानसभा क्षेत्र से बना दिया। तब से लगातार मतलब 2 बार विधायक, फिर 4 बार सांसद, 3 बार भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष का भी दायित्व छत्तीसगढ़ में। ये सब भारतीय जनता पार्टी का आशीर्वाद मिला। हम कभी सोचे नहीं थे कि एक दिन हमको इस प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में भी काम करने का सौभाग्य मिलेगा। अब जब मुख्यमंत्री बन गए कि छत्तीसगढ़ माना जाता है नक्सलवादी का ये सब कुछ, आपने घोषणा की है कि 2026 तक नक्सलवाद यहाँ से खत्म हो जाएगा। होम मिनिस्टर साहब ने भी कहा, अमित शाह जी ने भी कहा, उसके लिए आप कुछ ऐसा लगता है कि खत्म हो जाए या नारा ही रहेगा ये सिर्फ? देखिए वैसे तो छत्तीसगढ़ बहुत समृद्ध प्रदेश है, वन संपदा भरपूर है, फॉरेस्ट प्रोड्यूस भी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं विकास में एक बहुत बड़ा रोड़ा ये नक्सलवाद था। लेकिन जैसे ही हम लोग 2023 में सरकार में आए तो माननीय हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी अगले ही महीने यहाँ पर आकर
हम लोगों का बैठक लिया, हम लोग का हौसला अफजाई किया, हमारे जवानों का हौसला अफजाई किया और माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी ने संकल्प लिया कि अगले साल 31 मार्च 2026 तक पूरे देश से नक्सलवाद को समाप्त करना है। और उसके लिए माननीय गृह मंत्री जी के नेतृत्व में नीति बनी और आज हमारे चाहे वो केंद्रीय सुरक्षा बल के जवान हो, चाहे छत्तीसगढ़ पुलिस के जवान हो, ये सब मिलके बहुत ताकत के साथ नक्सलवाद के खिलाफ में लड़ाई लड़ रहे हैं। और आज पूरा देश 2026 पूरा में समाप्त कर देंगे आपको लगता है? जी बिल्कुल बिल्कुल, हमको तो पूरा भरोसा है। जिस तरह से ऑपरेशन हो रहे हैं और ऑपरेशन में सफलता मिल रही है और बड़े बड़े माओवाद सब न्यूट्रलाइज हो रहे हैं। अभी तक 450 से ज़्यादा नक्सली न्यूट्रलाइज हुए हैं और जिस तरह से आत्मसमर्पण और गिरफ्तारी हो रही है, हमको पूरा भरोसा है कि माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी का संकल्प पूरा होगा। ये तो एक कठिनाई थी आपकी नक्सलवाद की। दूसरा एक परेशानी छत्तीसगढ़ में ये थी, कई विकास के कार्य रुके हुए थे एनवायरनमेंट लोगों की वजह से। कई प्रोजेक्ट शुरू नहीं हुए थे, इलेक्ट्रिसिटी के, माइनिंग के नारे लग रहे थे काफ़ी। तो आपने अगर कई ऐसे प्रोजेक्ट से बहुत शुरू हुए एकदम, जी, तो आपने ये बैलेंस कैसे किया कि एनवायरनमेंट भी विकास भी दोनों का बैलेंस करने के लिए साय साहब ने कोई जादू की छड़ी खेली कि जिसकी वजह से कोई शोर भी नहीं मचा? नहीं तो जनता का विश्वास, उनका आशीर्वाद हम लोग के साथ में था और एक हम लोग के पास ठोस नीति थी, हम लोग का नियत अच्छा था, इसलिए हम ये सब कर पा रहे हैं। और एनर्जी के सेक्टर में हम लोग जीरो पावर कट स्टेट है। आज 30,000 मेगावाट बिजली यहाँ पर पैदा करते हैं। और अभी जो नई उद्योग नीति हम लोगों ने लाई है 2024-30, वो बहुत ही अच्छा है, जिसकी सराहना पूरे देश और विदेशों में भी हो रही है। और अभी तक करीब 7 लाख करोड़ का निवेश प्रस्ताव मिल चुका है और धरातल में काम भी शुरू हुआ है। और एनर्जी के सेक्टर में 3.5 लाख करोड़ का निवेश मिला है। अगले कुछ वर्षों में हम लोग फिर से 30,000 मेगावाट बिजली पैदा कर पाएंगे और हमारे नहीं, आपने अन्य कन्विंस राज्यों कैसे को किया ना? एनवायरनमेंट की वजह से कई प्रोजेक्ट रुके हुए थे, स्टे हुए हुए थे, आपने बड़े बड़े प्रोजेक्ट दोबारा से शुरू कर दिए। न्यूज़ सबको हम लोगों ने निपटाने का काम किया। उनको कॉन्फिडेंस से लिया लोगों को। कॉन्फिडेंस में लिए जी। तो आपको लगता है विकास और एनवायरनमेंट में छत्तीसगढ़ एक ब्यूटीफुल स्टेट है, जी वन बिल्कुल, है, सब कुछ है, जी बिल्कुल, इसकी धरोहर बहुत अच्छी है। जी तो बिल्कुल, उसको आप बचा के रखेंगे, जंगलों को भी बचा के रखेंगे, विकास को भी बना के रखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पर्यटन को हम लोग बहुत बढ़ा रहे हैं। पर्यटन की अपार संभावना है। हमारे बस्तर सरगुजा में वाटरफॉल्स बहुत हैं, गुफा हैं, डेंस फॉरेस्ट है। तो ये सब को हम लोग पर्यटन के सेक्टर में काफ़ी आगे बढ़ा रहे हैं। और 44% भूभाग यहाँ वनों से आच्छादित है, जिसको भी हम लोग सहेज के रखना चाहते हैं। और एक पेड़ माँ के नाम, उस पर भी करोड़ों पेड़ छत्तीसगढ़ के अंदर में पिछले साल भी हम लोग लगाए हैं और इस साल भी लगा रहे हैं। मैंने देखा आपके स्टेटमेंट कि छत्तीसगढ़ को आप भारत का आर्थिक इंजन बनाने की बात करते हैं। ज़मीन कहाँ से आएगी? देखिए, ज़मीन अपने पास है और जैसे हमने कहा कि नई उद्योग नीति अपनी अच्छी है, तो निवेश यहाँ पर आ भी रहा है और उद्योग के क्षेत्र में काफ़ी आगे हम लोग बढ़ रहे हैं और उसमें रोज़गार को भी ध्यान दे रहे हैं। मतलब निवेश ही आए ये हमारी प्राथमिकता नहीं है, बल्कि निवेश के साथ साथ हमारे छत्तीसगढ़ के बेटा बेटियों को रोज़गार भी मिले। इसके लिए नई उद्योग नीति में अगर किसी उद्यम में उद्यमी 1,000 से ज़्यादा रोज़गार देता है तो उनको उसको ज़मीन में उपलब्ध कराएंगे और टैक्स कंसेशन भी देंगे। जी जी बिल्कुल। और यहाँ जो ST SC के हमारे जो उद्यमी हैं, चाहे महिला हैं, तो इनको बहुत सस्ते दर पर ज़मीन इंडस्ट्रीज के लिए मुहैया कराने का भी हमारे नए उद्योग नीति में प्रावधान है। इसके अलावा आपने ये कही ये छत्तीसगढ़ को हम लॉजिस्टिक हब भी बनाएंगे, जी, उसके पीछे क्या क्या थिंकिंग, क्या आपकी क्या सोच है? देखिए लॉजिस्टिक हब तो किस मायने में बनाना चाहते हैं? देखिए, एक तो छत्तीसगढ़ देश के बीचों बीच में स्थित है और करीब करीब यहाँ से एयर डिस्टेंस, चाहे वो मुंबई लें, चाहे आपका दिल्ली लें, कलकत्ता लें, चेन्नई लें, तो बिल्कुल बराबर पड़ता है। मतलब देश के बीचों बीच में मध्य भारत का मध्य। हाँ जी जी, हाट है, तो कोई भी चीज़ यहाँ से प्रोडक्ट करके उसको कहीं भी देश के अंदर पहुँचाने में बड़ी सहूलत होगी। और इसीलिए हम लोग लॉजिस्टिक नीति भी ला रहे हैं और लॉजिस्टिक को बढ़ा रहे हैं। पर इस सब के लिए जैसे आपने शुरू में कहा कि एनर्जी की बात है,
बिजली ज़्यादा पैदा होगी, एनर्जी सब कुछ होगी। पर मैंने देखा अखबारों में इधर उधर छपते हुए कि बिजली यहाँ पर महंगी है, उसके कारण से कई चीज़ें हो सकती हैं। क्या कहना है उसके बारे में? देखिए हम लोग और जनता काफ़ी परेशान है, इस तरह की बातें छपती रहती हैं। हम लोग उपभोक्ताओं को मुफ्त में बिजली देना चाहते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी की जो योजना है, प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, तो उस ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। और इसमें डबल इंजन की सरकार है तो सब्सिडी भी डबल है। भारत सरकार की भी सब्सिडी है, प्रदेश सरकार की भी सब्सिडी है। अगर कोई व्यक्ति 1 किलोवाट का अपना सोलर पैनल लगाता है तो 30,000 रुपया प्रति किलोवाट का भारत सरकार का सब्सिडी है, 15,000 का अपना है। तो लागत का 75% सब्सिडी ही उसको मिल जा रहा है। नहीं, आपको लगता नहीं कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो यहाँ की इंडस्ट्री में सबसे बड़ी कॉस्ट होती है इलेक्ट्रिसिटी की सबसे जी, ज़्यादा, जी। इस तरह की बात करें तो आपको लगता है कि ये कॉस्ट जो है जिस पे आप बेच रहे हैं बिजली को, जी ऐसा लगता है अखबारों को पढ़ने से कि यहाँ पर महंगी है तो सब बिजली बाकी प्रदेशों के मुकाबले में? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मतलब कई प्रदेशों से यहाँ पर सस्ती बिजली है। क्योंकि इंडस्ट्रियलिस्ट लोगों को आप बिजली उपलब्ध कराएंगे, ये तो आपने प्रोजेक्ट खोल दिए, जी, जी। परंतु आपको लगता है कि अफोर्डेबल है, दे जी, सकते हैं आप। जी, आपने डबल इंजन की बात भी की, जी। तो मोदी साहब तो बुलेट इंजन है, जी। आप कौन सा इंजन है? हम लोग उनके अनुयायी हैं। नहीं, कि आप जब से पीछे से पीछे से बुलेट इंजन के पीछे तो सुपर हम सैनिक लोग चाहिए उनके ना, पीछे पीछे चल रहे हैं। क्योंकि आप लो प्रोफाइल हैं इसलिए आपके कई जी। मुख्यमंत्री हैं बहुत ज़्यादा प्रोफाइल में हैं, जी, आप तो ट्राइबल हैं, पहले ट्राइबल मुख्यमंत्री हैं, जी। तो क्यों आपको भी उनके साथ मुकाबला करने में मोदी जी के साथ थोड़ी कठिनाई तो होती होगी ना? नहीं, बिल्कुल कठिनाई नहीं होती है। उनका विशेष आशीर्वाद आशीर्वाद छत्तीसगढ़ तो है, के जिस स्पीड से वो छत्तीसगढ़ काम के करते हैं, नहीं उनको उनके साथ खड़ा भागने में आपको थोड़ी हाँ, उनका आशीर्वाद बहुत मिलता है छत्तीसगढ़ के लिए। कोई भी काम के लिए हम लोग जाते हैं तो उम्मीद से ज़्यादा ही उनसे आशीर्वाद मिलता है। उनसे छत्तीसगढ़ से ज़्यादा लगाव है कुछ उनका, लगता है मेरे को। जी बिल्कुल, वो गुजरात के मुख्यमंत्री बनने के पहले यहाँ के संगठन के प्रभारी भी रहे हैं अरे और छत्तीसगढ़ के कोना कोना से वाकिफ भी हैं और विशेष लगाव उनका छत्तीसगढ़ से है। जब यहाँ के प्रभारी से आपसे मुलाकात होती रहती होगी उनकी? हाँ, उस समय हम विधायक हुआ करते थे, विधायक थे तब लेकिन कम मुलाकात होती थी। कम मुलाकात और वो होती ये भूलते नहीं है जिससे मुलाकात हाँ होती जी, थी। जी, तो आपको भूले नहीं होंगे वो, तब की जी, मुलाकात जी। उनको याद होगी तो। जी, पर एक बात और जिसमें आता है, आपके जीएसटी जैसे हमने देखा आपको कि जीएसटी जी। के लिए आप चले गए, बाजार में चले गए, उधर चले गए, जी। तो आपको लगता है कितनी राहत एक्चुअली मिली है? देखिए, ट्रैक्टर के ऊपर मिली या गाड़ियों के ऊपर मिली, आम आदमी की बात कर रहा हूँ, आपको कहाँ कहाँ लगता है कि 2.0 जो प्रधानमंत्री ने इतना बड़ा रिफॉर्म किया है? प्रधानमंत्री जी ने जो जीएसटी में 2.0 रिफॉर्म लाया है उसका अच्छा मतलब असर है, लोगों में अच्छी प्रतिक्रिया है। हम 2-3 दिन बाजार में ट्रैक्टर दुकान में लोगों के बीच में गए हैं तो जो दैनिक उपयोग की चीज़ें हैं वो भी काफ़ी सस्ती हुई हैं। एक दिन तो एक मॉल में एक गृहिणी एक नमकीन का पैकेट दिखाकर बोल रही थी कि इसमें 20 रुपया की कमी आई है इसकी कीमत में। तो इस तरह से हर चीज़ में कमी आई है। महिलाएं भी बहुत खुश हैं, अब उनका किचन का बजट भी अच्छा होगा। हम कल ही एक ट्रैक्टर शोरूम में गए थे तो कल ही उस ट्रैक्टर दुकान से करीब 4-5 ट्रैक्टर की डिलीवरी हुई। तो हम उनसे पूछे तो ट्रैक्टर में 65,000 70,000 से 1-1 लाख रुपया तक का फर्क पड़ रहा है। हार्वेस्टर में 2 लाख रुपया तक का कीमत में कमी आई है। एक दिन तो एक महिला जो हॉस्टल चलाती थी वो बोली कि हम एसी खरीदने में मतलब संकोच कर रहे थे, ज़्यादा कीमत था, लेकिन जब जीएसटी में रिफॉर्म आया तो हम रुक गए और एक सप्ताह बाद आज हम 5 एसी खरीद के ले जा रहे हैं। तो इस तरह से मतलब जीएसटी से एक अच्छा वातावरण बना है, लोग बहुत खुश हैं और दुकानदार भी खुश हैं। दुकानदारों से भी हमारी बात हुई तो वो भी खुश हैं। तो जीएसटी के माध्यम से लगता है कि देश के अंदर, आपके प्रदेश के अंदर डिमांड बढ़ेगी, विकास ज़्यादा होगा, कंजम्पशन ज़्यादा होगी लोगों की? जी बिल्कुल बिल्कुल, दुकानदार भी काफ़ी खुश हैं कि उनकी उनका माल चीज़ें ज़्यादा बिकेगी, ज़्यादा मात्रा में बिकेगी। प्रधानमंत्री ने नारा दिया है 2047 में
विकसित अमृत काल के दौरान विकसित भारत होगा, उसमें छत्तीसगढ़ का रोल क्या होने वाला है? कैसे? जब तक आप नहीं बढ़ेंगे तो देश नहीं बढ़ेगा। तो उसके लिए देखिए, कोई योजना आप ही सोच रहे हैं कि प्रधानमंत्री तो 50 साल बाद ही सोचते हैं। जी जी आपने भी उनके बारे में कुछ सोचा जी, होगा? माननीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है 2047 तक देश को विकसित भारत के रूप में खड़ा करने का। तो हम लोग भी विकसित छत्तीसगढ़ 2047 का एक विजन डॉक्यूमेंट बनाए हैं और बहुत मेहनत करके बनाए हैं, और उसी अनुसार सरकार हमारी काम कर रही है। और आज जो करीब 5 लाख करोड़ का जीएसडीपी है हमारे प्रदेश का, उसको अगले 5 साल में डबल करना है, और 2047 तक हमारे प्रदेश के जीएसडीपी को 75 लाख करोड़ तक पहुंचाना है। और इसके लिए हम लोग पूरी मेहनत कर रहे हैं, और मुझे पूरा भरोसा है कि विकसित छत्तीसगढ़ के रूप में अपने प्रदेश को खड़ा करके माननीय नहीं, प्रधानमंत्री उसके जी लिए के जाने के लिए संकल्प। तो बाकी सेक्टर जो आपके यहाँ हैं, जी कृषि है, एजुकेशन है, जी हेल्थ है, जी सोशल पैरामीटर्स हैं, उसके ऊपर छत्तीसगढ़ भी काफ़ी प्रदेशों से पीछे है। तो जी 2047 में अगर विकसित छत्तीसगढ़ होगा, विकसित भारत का भाग होगा, जी तो जैसे शिक्षा के क्षेत्र में आपने कोई पॉलिसी क्रांतिकारी बनाई थी, उसका विरोध भी हुआ काफ़ी आपका। तो आप लगता है जब तक शिक्षा से ऊपर नहीं आएंगे तब तक आपका छत्तीसगढ़ उस कैटेगरी में नहीं आ सकता। देखिए, एक तो नई शिक्षा नीति माननीय प्रधानमंत्री जी ने लागू की है, नई शिक्षा नीति हाँ, 2020। नेशनल। हम लोग सरकार में आने के बाद उसको भी लागू किए हैं, और नई शिक्षा नीति के तहत अच्छा काम हो रहा है। और शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी यहाँ पर विकास कर रहे हैं। नई शिक्षा नीति, इसमें रोजगार परक भी इसको हम लोग बना रहे हैं, उसका भी हम लोग को लाभ होना है। हेल्थ के सेक्टर में भी इस सबको हम लोग नई उद्योग नीति में शामिल किए हैं, शिक्षा को भी, स्वास्थ्य को भी, इस सब को, इसमें भी इंसेंटिव देने का प्रावधान नई उद्योग नीति में है। तो अभी हम कल ही 2 दिन पहले ही करीब 10 रेस्टोरेंट, 11 हॉस्पिटल ऐसा एमओयू किए हैं, और लगातार हेल्थ और एजुकेशन के सेक्टर में भी निवेश आ रहा है, और उससे निश्चित रूप से हमारा प्रदेश आगे बढ़ेगा। हम लोग यहाँ पर कृषि को भी आगे बढ़ा रहे हैं, पशुपालन को बढ़ा रहे हैं। विशेषकर जो हमारा बस्तर और सरगुजा संभाग है, वहाँ पर लोगों को हम 2 गाय दे रहे हैं, और एनडीडीबी से समझौता हुआ है राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड से। 1 जून से इस योजना का हम शुभारंभ किए हैं, तो उसका भी लाभ मिलेगा। और विशेषकर सरगुजा बस्तर फोकस है, वहाँ पर पशुपालन, मत्स्य पालन, कृषि, इसको भी बढ़ा रहे हैं। एक तो होम स्टे होता है बस्तर में, वहाँ पर मैंने पहले कहा कि पर्यटन के हिसाब से काफ़ी वो धनी वो क्षेत्र है। और ये भी सौभाग्य है कि हमारा बस्तर का एक गांव धुड़मारास, जो विश्व पर्यटन संस्थान है, 60 देशों में 20 बेस्ट विलेज का चयन हुआ है, उसमें हमारा छत्तीसगढ़ का गांव धुड़मारास का चयन हुआ है। तो होम स्टे खूब होता है, तो होम स्टे से सीधे सीधे परिवार को आर्थिक लाभ होता है। तो होम स्टे को भी हम लोग उद्योग में शामिल किए हैं, और लोगों के कमरे ठीक बन जाएं, इस सब के लिए भी उनको नहीं, पर्यटन की बात आप कर रहे हैं, कर रहे हैं। पर्यटन जी आप बढ़ाएंगे, खूबसूरत प्रदेश है आपका, जी जंगल जहाँ पर हैं, इसमें नदियाँ हैं, सब कुछ है, परंतु कनेक्टिविटी नहीं है। यहाँ आने के लिए, छत्तीसगढ़ में आने के लिए, रायपुर में आने, जैसे ज़्यादा एयरपोर्ट नहीं है आपके यहाँ, एक ही एयरपोर्ट रायपुर है, बाकी जगह कनेक्टिविटी नहीं, है नहीं। देखिए, यहाँ से रायपुर से जगदलपुर जुड़ चुका है, आपका अंबिकापुर वो भी जुड़ चुका है, बिलासपुर जुड़ चुका है। तो एयर कनेक्टिविटी भी, रीजनल एयर कनेक्टिविटी जी जी, वो भी अंदर बढ़ा है। और आपका सड़क परिवहन के सेक्टर में आपका रायपुर से सीधा विशाखापट्टनम भारतमाला परियोजना, उसका निर्माण हो रहा है। फिर बिलासपुर से सीधा आपका धनबाद जा रहा है। ये तो दोनों लंबा सड़क परिवहन के सेक्टर में है। रेलवे के सेक्टर में भी 21 गुना बजट में वृद्धि हुई है इन मतलब 10 वर्षों में। मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने हैं तब से 21 गुना बजट रेलवे का बढ़ा है। कई नई रेल परियोजना मतलब स्वीकृत हुई हैं, जैसे आपका खरसिया से नया रायपुर होते हुए
परामल तो कसा आपकी है, कनेक्टिविटी राजनांदगांव। बढ़ा रहे हैं, अब जी इंटरनल बिल्कुल इंटरनल बढ़ा भी रहे बढ़ा रहे हैं और देश के साथ भी बढ़ा रहे हैं। हैं। जी जैसे बढ़ा कि रहे हैं। छत्तीसगढ़ अंदर काफ़ी खूबसूरत जगह जैसे देखने की पड़ती है। जी टूरिज्म का विकास जब तक छत्तीसगढ़ देश के नक्शे पे है, जी परंतु दिमाग में आना चाहिए लोगों के। जी उस जी दिमाग में आने के लिए छत्तीसगढ़ खूबसूरत है, शांति प्रिय है, नक्सलवाद खत्म हो जाएगा, जी तो टूरिज्म से, इंडस्ट्री से इनकम ज़्यादा बढ़ सकती है। कि आपके साथ अगर जी आपको ग्रोथ करनी है, जैसे यूपी के चीफ मिनिस्टर ने कहा मैं अपने यहाँ 1 ट्रिलियन इकोनॉमी की बना दूंगा, जी जी आपका भी ऐसा कोई उद्देश्य है कि छत्तीसगढ़ की इनकम अगले 5 साल में इतनी बढ़ जाएगी? जी बिल्कुल बिल्कुल। अभी जैसे मैंने कहा कि जो 5 लाख करोड़ का जो जीएसडीपी है उसको अगले 5 साल में उसका डबल करने वाले हैं। अब 5 साल में डबल कर लेंगे आप? जी जी कर लेंगे। तो इंडस्ट्री के माध्यम से सारे सेक्टर का विकास सारे करें। सेक्टर के माध्यम से। तो अभी कितनी है इस वक्त? 5 लाख करोड़ है 5 लाख करोड़ आपकी इन GDP है स्टेट की, जीएसडीपी जी। और उसको आप 10 लाख करेंगे। जी अगले 5 साल में 10 लाख करेंगे। पूरी कहीं योजना तैयार है उसके लिए? बिल्कुल नई उद्योग नीति जो लाए हैं, और ये जो 7.5 लाख करोड़ का निवेश है, कृषि को हम लोग बढ़ा रहे हैं, सिंचाई का साधन बढ़ा रहे हैं, तो ये सबसे निश्चित रूप से मतलब हमारा जीएसडीपी अगले 5 वर्षों में जैसे डबल एजुकेशन हो मामला जाएगा। है, एजुकेशन है, जी हेल्थ है, जैसे सारे देश में विकास हो रहा है, आईआईटी बन रहे हैं, एम्स बन रहे हैं, जी आपके यहाँ उतनी तेजी से कब आएंगे उससे बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन? देखिए, जहाँ तक स्वास्थ्य की बात है, जब छत्तीसगढ़ राज बना तो एक मेडिकल कॉलेज होता था यहाँ। आज 25 वर्षों में 15 मेडिकल कॉलेज यहाँ पर हो गए हैं, और एम्स जैसी संस्था आ गई है। और हमारा जो 5 संभाग है, 5 संभाग में से अभी 4 संभाग में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल हो गया है, अभी सरगुजा में भी होने वाला है, और प्राइवेट सेक्टर के भी बड़े बड़े हॉस्पिटल यहाँ पर आ रहे हैं। एजुकेशन की भी सारी शिक्षण संस्थाएं यहाँ पर पिछले 25 वर्षों में आ चुकी हैं, वो चाहे आईआईटी हो, आईआईएम हो, ट्रिपल आईटी हो, नीट हो, आपका लॉ का यूनिवर्सिटी हो, ये सारी संस्थाएं मतलब छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के बाद ही यहाँ पर आई। तो आपको लगता है कि ये सब चीज़ें जब आएंगी तो इससे आपका 10 लाख जो रुपए का टारगेट है जी वो पूरा हो जाएगा जी इसके जी अंदर? बिल्कुल बिल्कुल। एक बार कई पॉलिटिकल बात पूछ रहा हूँ कि लगता है कई अखबारों में कि जितना आपने कांग्रेस के नेता सबको बंद कराया, जेल में ईडी के लगाए कि उनके ऊपर कोई राजनीतिक विरोध था आपका, क्या है उनके ऊपर मेरिट कुछ नहीं था, इस तरह का आरोप लग रहा है, इसमें कितना सच है? बदले की भावना से कार्रवाई तो नहीं हो रही है? बदले की भावना से बिल्कुल भी कार्रवाई नहीं हो रही है। जो भी कार्रवाई हो रही है पुख्ता हो रही है और साक्ष्य के आधार पर हो रही है। अभी तो सजा किसी को नहीं होगी, होगी सजा आपको लगता है? हाँ, तो ऑन प्रोसेस है, जब होगी भी, जिस तरह से चल रहा है। एक चीज़ और पूछी, पर्सनल बात है इसमें, जब मैंने देखा है इसके आपका एक आप आदिवासी मुख्यमंत्री हैं, उसका एक कई बार होता है कि आदिवासियों के बारे में एक इमेज बनी हुई थी कि वो ज़्यादा ऊपर नहीं रहते, हवा में नहीं रहते, नीचे ज़मीन में रह के काम करते हैं। जैसे आपने अपने परिवार में कुनकुरी के सदन को मिनी एम्स की तरह दे दिया, ये कोई आपका व्यक्तिगत पहल है या सरकार की नीति का हिस्सा है? देखिए, मेरी एक हॉबी रही है। जब पहली बार विधायक बना तब से हम समझते हैं कि सब व्यक्तियों में कोई न कोई एक हॉबी होती है। तो मेरी हॉबी है बीमार जनों का इलाज कराना, ये शुरू से ही मेरी हॉबी रही है, और इसको लगातार हम किए हैं। जब सांसद के रूप में 20 साल थे तो वहाँ पर एम्स में बहुत सारे अपने क्षेत्र के लोगों को ले जाकर वहाँ पर इलाज कराए, और इतनी संख्या में आते थे वहाँ। जब हम 70 नॉर्थ थे उनमें रहते थे, तो हमारे उस समय दिलीप सिंह जूदेव जी, वो भी सांसद हुआ करते थे, कभी अचानक हमारे फ्लैट में आ जाते थे, तो देखते थे वहाँ की स्थिति, तो हमको बोलते थे कैसे जीते हो, अरे मिनी एम्स बना रखे हो। फिर जब एमओएस के रूप में काम किए 14 से 19, तो उस समय तो और ज़्यादा संख्या हो गई, पूरे प्रदेश से जाने लगे। तो उस समय तो 80, 90, 100 लोगों का एक टाइम में, जो बीमार जन के परिजन होते थे उनके लिए खाना बनता था। और प्रधानमंत्री राहत कोष, माननीय नरेंद्र मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने तो एक टाइम बाउंड कर दिए कि 1 सप्ताह के भीतर ये सेंक्शन भी होना चाहिए और हॉस्पिटल के खाते में पैसा ट्रांसफ़र भी होना चाहिए। तो मुझे बताते हुए खुशी होती है कि हम 12 करोड़, एक बार जब अगले चुनाव की तैयारी कर रहे थे तो ये सब आंकड़ा बना रहे थे, तो 12 करोड़ हमने मतलब 5 साल में प्रधानमंत्री राहत कोष से इलाज के लिए दिलवाए। और यहाँ प्रदेश में भी हम लोगों की सरकार थी,
डॉक्टर रमन सिंह की सरकार थी, तो यहाँ से भी स्टेट की जो योजना है उससे भी लेते थे। और आज कुनकुरी सदन जब मुख्यमंत्री के रूप में काम करने का समय मिला है तो यहाँ पर कुनकुरी सदन बनाए हैं। तो हम ये सोच के बनाए थे कि इसमें हमारे विधानसभा के लोगों को और ज़्यादा होगा तो जसपुर जिला के लोगों को यहाँ से लाभ देंगे, लेकिन अब पूरे प्रदेश से लोग यहाँ पर आते हैं और हमारी अच्छी टीम है, वहाँ पर पूरा लाइनअप करते हैं, हर अस्पताल से उनका संपर्क है और सरकार की योजनाओं का भी लाभ उनको दिलाते हैं। आपने दिलीप सिंह जी का नाम लिया, आपकी राजनीति उनके साथ ही शुरू हुई थी और मतांतरण के खिलाफ जो उनका एक फिगर, नेशनल फिगर बन गए थे, तो आज भी क्या आपका मतांतरण के खिलाफ वही स्टैंड है आज भी? जी बिल्कुल है, कहे कि हम तो ऐसे क्षेत्र से आते हैं जहाँ पर एशिया महाद्वीप का सेकेंड लार्जेस्ट चर्च है और वहाँ पर धर्मांतरण खूब होते थे, गौ हत्या होती थी और हम लोगों ने माननीय दिलीप सिंह दुर्देव जी के नेतृत्व में दर्जनों वहाँ पर पदयात्राएं की, 15 किलोमीटर 20-20 किलोमीटर। और उस समय आग्रह करते थे आदरणीय दिलीप सिंह दुर्देव जी कि हम लोगों को किसी धर्म से मतलब कोई मतलब दुश्मनी नहीं है, लेकिन जो गौ हत्या करते हैं वो बंद होना चाहिए और जो धर्मांतरण करते हैं, जो वहाँ के अशिक्षित लोग, गरीब लोग, उनका शिक्षा का, गरीबी का लाभ लेके जो बहला फुसला के जो धर्मांतरण कराते हैं उसका हम विरोध करते हैं। तो दो अभी रुक गया कि नहीं उतना, आपकी सरकार उसके ऊपर अभी कन्वर्जन जो हो रहा है कि नहीं हो रहा? अभी हो रहा है अभी भी? बिल्कुल से तो नहीं रुका है, लेकिन कमी आई है और कार्रवाई हो रही है और पहले से कमी आई है। क्योंकि हम सब लोग देखते हैं कि मोदी जी हैं या आपने जो हिंदुत्व एजेंडा है, जैसे अब अपने पुराने वाले चीफ मिनिस्टर गए हैं अभी, उन्होंने शुरू किया था क्या वो राम वन पथ योजना जो बनाई थी उन्होंने कि यहाँ से जानेंगे, उस योजना के बारे में क्या आपने आगे कुछ बढ़ाया उसको? जी बिल्कुल बढ़ा रहे हैं, राम वन गमन पथ को भी बढ़ाएंगे और आपका जो हम लोग का सौभाग्य है छत्तीसगढ़, यहाँ पर माता बहुत विराजमान है। हाँ, दंतेवाड़ा में दंतेश्वरी माता विराजमान है, डोंगरगढ़ में बमलेश्वरी हैं, रतनपुर में महामाया हैं, आपका सूरजपुर में बागेश्वरी हैं, कुदरगढ़ में, इधर चांपा जांजगीर जिला में माँ चंद्रहासिनी हैं। तो इनको भी इन शक्तिपीठों को भी जोड़ने के लिए हम लोग काम शुरू कर दिए हैं और आगे हम लोग राम वन गमन पथ को भी बढ़ाएंगे और शक्तिपीठों को भी जोड़ने का एक काम भी आगे बढ़ाएंगे। आपसे मैं भी कुछ सवाल पूछूं, आपने 1.5 साल के अंदर ऐसी क्या चीज़ जो करना चाहते कर नहीं पाए? देखिए 1.5 साल में करीब करीब तो मोदी की गारंटी के जितने जो बड़े बड़े काम थे सबको पूरा कर दिए हैं और भी कुछ छोटे छोटे काम बाकी हैं, उनको भी हम लोग धीरे धीरे करते जा रहे हैं और अगले चुनाव के पहले जो भी मोदी की गारंटी में माननीय कौन सी गारंटी रह गई अभी छोटी छोटी है, जैसे कुछ है छोटी छोटी है, बड़ी बड़ी तो सब मैं मोदी जी को 50 साल से जानता हूँ, आपने उनके साथ रहे हैं, देखा है उनको, आपको क्या लगता है उनसे आपने क्या सीखा है मोदी जी से? अब मोदी जी से तो यही सीखे हैं कि मतलब कड़ा मेहनत और कोई योजना शुरू करते हैं तो उसके पीछे पड़ के उसका क्रियान्वयन, ये सब हमने देखा है। पहले योजनाएं बनती थी तो कुछ होता था, नहीं होता था, कागज में ही रह जाता था, लेकिन मोदी जी का एक भी योजना ऐसा नहीं है जो मतलब असफल हुआ हो। सबके पीछे वो पढ़ते हैं और मॉनिटरिंग करते हैं और इसका नतीजा है कि सभी योजनाएं मतलब सफलीभूत हैं। तो अभी अब अगले 5 साल के अंदर आप सबसे पहले काम अब कौन सा करना चाह रहे हैं मोदी की 2047 का? एक कोई काम ऐसा बताइए जो आपको करना है। बाकी तो काफ़ी सारे किए हैं आपने, वो करेंगे भी। जी जी जी, एक तो देखिए अपने प्रदेश के लिए एक नारा जिसे कह सकते हैं ना, हाँ, जैसे आपने जो नारा लगाया अभी। जी जी जी, अब वो तो नारा है हमने बनाया है हम ही संवारेंगे। हाँ, तो माननीय श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इस प्रदेश को बनाया है तो उसको आगे हम लोग और संवारने का काम है, आपने बना तो दिया। जी जी, संवारने के लिए विकसित छत्तीसगढ़ के रूप में खड़ा करेंगे। यहाँ पर जो खनिज संपदा है, फॉरेस्ट प्रोड्यूस है, इस सब का मतलब दोहन करते हुए प्रदेश को एक नंबर
हर सेक्टर में खड़ा करने का हम लोग काम करेंगे। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। आपकी बातों से लगा ऐसा है कि आपके मुख्यमंत्री के बातों में है दम। अब देखेंगे आगे होता है क्या। आपके हमारे स्टूडियो में आए बहुत बहुत धन्यवाद। जी। ये थी आज की प्रभुवाणी। फिर मिलेंगे, किसी और विषय पर बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। एक और प्रार्थना, मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, उसके ऊपर कमेंट लिखिए, शेयर करिए। अच्छी बुरी खट्टी मीठी किस तरह की भी बातें लिखिए, मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगा। धन्यवाद, नमस्कार।